बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 मौज़ूआत हैं आज की व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से अपने ही जो जजेज़ हैं वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो क्रेडिबिलिटी थी वो इस वक्त सिफर की बजाय माइनस पर जा रही है। कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब पर एक और जो मुकदमा है वो बनाने की मंजूरी दे दी है। 12 तारीख से पहले पहले इद्दत केस का फैसला होना था, जिसके बाद इमरान खान साहब पर कोई भी मुकदमा नहीं है और अगर इमरान खान के हक में फैसला आता है इद्दत निकाह केस का तो इमरान खान साहब को रिहाई देनी पड़ेगी। बहरहाल अब ये जो नया केस बनाया जा रहा है इस पर क्या कार्रवाई का आगाज़ किया गया, तफसीलात शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं, जिन्हें हुकूमत ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाने की भरपूर जो कोशिश है वो की और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनका इसमें साथ भी दिया और इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनात हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने के बाद भी उन्होंने नथ इस वक्त डाली हुई है हुकूमत को। हुकूमत अब भी उनसे नाखुश है। कुछ तफसीलात इस हवाले से भी हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक नया केस, एक नया मुकदमा लाने की जो तैयारी है वो इस वक्त की जा रही है और बाकायदा तौर पर काबीना की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और नए केस की। और ये केस है कि इमरान खान साहब ट्रायल के दौरान जो जेल में उनका होता रहा, जेल में जो अदालतें लगती रहीं, जो उन ट्रायल के दौरान इमरान खान साहब गुफ्तगू किया करते थे सहाफ़ियों से, उसमें बहुत सारी इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी वो इदारों के ख़िलाफ़ हुआ करती थी या इमरान खान साहब इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात किया करते थे। तो इस हवाले से एक नया केस इमरान खान साहब के अगेंस्ट अब जो दायर है वो किया जाएगा और आर्टिकल 196 के तहत अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये जो मुकदमा है वो बनाया जाएगा। और इनिशियल इत्तलात यही हैं कि रावलपिंडी मजिस्ट्रेट की जो अदालत होगी पहले उनके पास ये मामला जाएगा और मजिस्ट्रेट पहले इसकी मंजूरी देंगे और मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ये जो मुकदमा है वो बनेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट पहले ये देखेगा अपना माइंड अप्लाई करते हुए कि आया इमरान खान के अगेंस्ट जो मंजूरी दी गई है मुकदमे की वो बनता भी है या नहीं बनता। और अगर मजिस्ट्रेट मंजूरी नहीं देता तो फिर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केस है वो आगे परस्यू नहीं हो पाएगा। बहरहाल जी, ये एक नया इमरान खान साहब के अगेंस्ट मुकदमा खुलने जा रहा है और इसका जो मकसद है वो क्या है, साफ जाहिर है कि इमरान खान साहब को अब ये गुफ्तगू करने से भी रोकना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने जेल में बैठ कर भी और उनको तमाम मीडिया से बैन किया गया, लेकिन मीडिया से बैन करने के बावजूद इस वक्त अगर कोई ख़बर है मीडिया के ऊपर तो वो इमरान खान ही है। इमरान खान का नाम तो नहीं लिया जाता, बानी पीटीआई कहा जाता है, लेकिन बानी पीटीआई कहकर भी इमरान खान से ही तमाम जो ख़बरें हैं वो मंसूब हैं। और इवन के सोशल मीडिया पर अगर आप उठाकर देख लें तो तमाम जो वीलॉग्स हैं वो इमरान खान साहब से ही जुड़े हुए हैं। यानी कि जो कुछ मर्ज़ी ये कर लें, इमरान खान के ऊपर कितनी पाबंदियाँ इन्होंने क्यों ना लगाई, उसके बावजूद ये नहीं रोक पाए इमरान खान को, इमरान खान की मकबूलियत को। और अब ये एक नया इनकी जानिब से हथकंडा अपनाया जा रहा है कि इमरान खान की उस गुफ्तगू के ऊपर भी जो पाबंदी है वो लगा दी जाए। तो बहरहाल ये एक नया मामला था जी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं इनके हवाले से भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करता चलूँ जी। इस वक्त इत्तलात ये हैं, बखबर हल्कों का दावा ये है कि अपने ही जो जजेज़ हैं वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से नाला हैं और डिसअपॉइंट हैं। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं। और इसकी जो रीज़न है वो क्या है, एक रीज़न तो ये है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को मुदाखलत के हवाले से बारहा बताया जाता रहा, लेकिन अभी तक खामोशी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। इवन कि इस मामले पर भी चीफ जस्टिस हुकूमत की ही साइड ले रहे हैं। आपको याद होगा वो 6 जजेस का जो लेटर था, इस लेटर के बाद पहले तो चीफ साहब ने कोशिश की कि हुकूमत के पास ये मामला चला जाए, लेकिन फिर जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में 1-2 समातें इसकी हुई, फिर उसके बाद बेंच टूट गया। गालिबन जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा भी इस बेंच में थी, लेकिन बीमारी के बायस वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट उन्होंने दोबारा ज्वाइन नहीं किया, तो इसीलिए ये बेंच नहीं बन पा रहा 6 जजेस का। लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा बहुत सारे और भी बेंचेस में मौजूद थी। तो इस हफ्ते की जो कास्ट लिस्ट जारी हुई है, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की जगह पर जो नए जजेस मज़ीद अपॉइंट हुए हैं उनको उन बेंचेस में शामिल किया गया है। लेकिन 6 जजेस का
जो ख़त वाला मामला था, इसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा, कोई बेंच इसके ऊपर नहीं बनाया जा रहा। तो ये तो पहला मैटर है जिसके ऊपर जजेस डिसअपॉइंट हैं कि ये जो मुदाखलत हो रही है, इस मुदाखलत का दरवाज़ा क्यों आखिर बंद नहीं किया जा रहा। इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो जजेस हैं, और यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, सब में यही एक तासुर मौजूद है। फिर इसके साथ ही ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो बेंचेस बना रहे हैं और उनकी सरबराही ख़ुद कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो मुकदमे हैं, इन पर चीफ़ साहब के ऊपर बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो लास्ट बेंच बनाया गया, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो मामला था, इस मामले को देखा गया और इस पर फैसला किया गया। हालांकि दौरान समाअत ये चीज़ मानी गई कि इलेक्शन कमीशन कैसे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मुदाखलत कर सकता है, ये मिसकंडक्ट है। फिर इसके साथ ये भी कहा गया कि उनके पास इख्तियार भी नहीं था, लेकिन काजी साहब ने जो फ़ैसला आखिर में दिया और जो 5 रुकनी ये लार्जर बेंच था, वो ये था जी कि दोनों के ही जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिए जाएं। अब ईसीबी का तो नोटिफिकेशन पहले से ही मुअत्तल था, असल मामला तो लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन का था, तो वो मुअत्तल कर दिया गया। और उसके साथ ही जो तमाम ट्रिब्यूनल्स थे जो बहाल हुए थे, उन ट्रिब्यूनल्स को भी काम से रोक दिया गया है। अब जब तक नई जो चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगी, जब तक जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, वो फिर इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर और कुछ तय किया जाएगा कि कौन से जजेस होंगे। अब गेम सारी की सारी जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उनके हाथ में है, और अगर तो ये फैसला सामने आता है कि रिटायर्ड जजेस ही तैनात हों ट्रिब्यूनल्स के, तो फिर तो मेरे ख्याल से अदलिया में भी शायद कुछ इस हवाले से इसको अच्छी नज़र से शायद ना देखा जाए, क्योंकि सबको मालूम है कि कैसे ऑर्डिनेंस जारी किया गया और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त रोल है, और कैसे बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 47 फॉर्म 45 को मामले को छुपाने की जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये छुपा रहे और चुनतखब जो हुकूमत है ये बरकरार रहे। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब भी इन तमाम तर मामलात में जो उनके फ़ैसले हैं वो भी बज़ाहिर सहूलतकारी ही फ़राहम कर रहे हैं। बहरहाल जी, एक तो ये मैटर हो गया। फिर साथ ही साथ ये जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, इस पर यहाँ तक अब बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि अगर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा इस बेंच के सरबराह ना होते तो ये बेंच कभी भी ये फ़ैसला ना देता, बल्कि इस बेंच का फ़ैसला कुछ और होता। तो ये बिल्कुल चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा एक तो उनके ऊपर एतबार इस वक्त ख़त्म हो चुका है तमाम हलकों का, मासवाए उनके जो जिनके हक़ में जो फ़ैसले हैं वो आ रहे हैं। बहरहाल ओवरऑल कम्युनिटीज़ को देखा जाए, वकला बरादरी को देखा जाए या अवाम को देखा जाए, इवन के जर्नलिस्ट कम्युनिटी सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सूरत हाल में मैटर कर रही है, क्योंकि ख़बरें वगैरह जो हैं वो इसी कम्युनिटी ने देनी होती हैं और मंजरनामा या क्या चल रहा है तमाम तर तफसीलात इसी कम्युनिटी ने ही पहुंचानी होती हैं। तो बहरहाल ये बिल्कुल मौजूद हैं चीज़ें, और इवन के उन सहाफ़ियों के दरमियान भी मौजूद हैं कि जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को बड़ा इनकलाबी समझते थे, और जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं थे तो उनके हक़ में बहुत बोला भी करते थे और चीफ़ साहब का साथ भी दिया करते थे। लेकिन अब वही ये बात कर रहे हैं कि चीफ़ साहब अगर इस बेंच में ना होते तो इसका जो फ़ैसला था वो कुछ और होता। और आखिर क्यों चीफ़ साहब बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बेंच से मुतल्लिक जो मुकदमे हैं उनमें जो बेंच बनाया जाता है वो एक तो हम ख्याल होता है और चीफ़ साहब उसकी सरबराही करते हैं और वही वो फ़ैसला देते हैं, और कोई भी इस तरह के बेंचेस से जो फ़ैसला सामने आया है, कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला नहीं सामने आया। और बज़ाहिर ये फ़ैसले प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत को कि कैसे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो वाला मामला किसी तरीके से दबा रहे। बहरहाल अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जब चीफ़ जस्टिस का हल्फ लेती हैं फिर वो क्या डिसाइड करती हैं, उनके फ़ैसले पर इस वक्त जो तमाम नज़रें हैं वो जुड़ी हुई हैं। बहरहाल चीफ़ साहब के हवाले से तो जो उनकी क्रेडिबिलिटी है और जजिस की जानिब से जो डिसअपॉइंटमेंट है वो चीफ़ साहब के ऊपर कर दी गई है। आखिर में जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी वो जस्टिस शहजाद मलिक साहब के हवाले से है। अच्छा, जस्टिस शहजाद मलिक साहब अब तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, पहले ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे, चीफ़ जस्टिस थे, और बतौर चीफ़ जस्टिस जो इनकी जानिब से स्टेप लिए गए और इन्हीं के वो स्टेप्स थे जिसके बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वो बहाल हुए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए और उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अपना काम किया और फॉर्म
जो 45 और 47 था इसका रिकॉर्ड तलब किया इलेक्शन कमीशन से भी, इवन के फॉर्म्स की जो कंपैरिजन थी पीटीआई की वो भी की गई और वो एक्यूरेट साबित हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फॉर्म, और वो मैच भी कर गए दीगर उम्मीदवारों के साथ। तो इस जगह तक पहुंच गए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केसेस थे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम भी लगना था तो 1 महीना लगना था, और उसके बाद इन ट्रिब्यूनल से जो फैसले थे वो आना शुरू हो जाने थे। और जो अभी तक की प्रोसीडिंग्स थी उससे तो साफ ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस साबित करने में कामयाब हो गई है, और इलेक्शन कमीशन और लीगी रहनुमाओं के पास फॉर्म 45 का जो रिकॉर्ड है वो या तो है नहीं, या वो पेश नहीं करना चाहते, या उनके पास है और उनको भी मालूम है कि वो हारे हुए हैं, और अगर ट्रिब्यूनल में रिकॉर्ड पेश कर दिया तो फिर उनके खिलाफ फैसला आ जाएगा। और इसी वजह से वो भागे भागे इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे इस्लामाबाद में जो ट्रिब्यूनल बना था कि इस ट्रिब्यूनल को काम करने से रोका जाए, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया था, और इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी जल्दी उस पिटीशन को फिक्स भी किया और उस पिटीशन के ऊपर जो फैसला था वो भी सुनाया। बल्कि इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के हवाले से तो यहाँ तक तफसीलात सामने आई हैं, दावे किए जा रहे हैं कि जब वो ट्रिब्यूनल बहाल हुआ तो जो तीनों लीगी रहनुमा थे जिनके केसेस थे उस ट्रिब्यूनल के अंदर, अगर ट्रिब्यूनल अपना जो मामलात थे वो इसी तरह से चलाता रहता, वो उनकी जो प्रोसीडिंग थी ट्रिब्यूनल की वो इसी तरीके से चलती रहती, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से फॉर्म 45 मांगे गए, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 45 आ जाते, लीगी रहनुमाओं के सामने आ जाते, तो इससे पहले ट्रिब्यूनल कोई फ़ैसला सुनाता ये तीनों लीगी जो रहनुमा थे वो रिज़ाइन कर जाते, क्योंकि रिज़ाइन करने से वो अपना एक फिर बयानिया बना पाते जी कि ये ट्रिब्यूनल है ये सही कार्रवाई नहीं कर रहा, तासुब पर मबनी कार्रवाई कर रहा है, जो इल्ज़ामात वो पहले भी लगा चुके हैं और ये सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं ख़ुद को बचाने के लिए, और वो रिज़ाइन कर देते और कहते जी कि देखें जी हमारे ख़िलाफ़ तो ये कार्रवाई हुई तो इसलिए हम जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं। हालांकि उनको भी ये मालूम है, लेकिन खैर वो तो इतने ढीठ या बेशरम हो चुके हैं कि हारने के बावजूद वो इन नशिस्तों के ऊपर मुबैना तौर पर काबिज़ हुए हुए हैं। तो बहरहाल एक तो जस्टिस शहजाद मलिक साहब की जानिब से ये एक बड़ा इक़दाम था, जिसके बाद फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया। तो बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो आ गए हैं, लेकिन एक और जो महाज है वो उनके ख़िलाफ़ अभी तक हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर खोला गया है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स जहाँ से उनके अगेंस्ट जो कुछ कंपेन वगैरह प्रोपेगेंडा वगैरह हो रहा है, अगर उन अकाउंट्स को खंगाला जाए तो ये मालूम होता है कि उनका जो लिंक है या कहीं ना कहीं से जो सिरा खुरा है वो हुकूमत से जाकर मिल रहा है। तो अब मामला जस्टिस शहजाद मलिक साहब के हवाले से ये है कि इनकी साहबजादी के हवाले से मुबैना तौर पर एक केस है कि उनकी गाड़ी से 2 अफराद जो हैं वो जाबहक हुए, और 2 साल पहले का ये केस है, लेकिन 2 साल तक इस केस के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई। अचानक से जब जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने कोई स्टैंड लिया तो ये जो केस है ये भी उनके सामने आ गया, और जो लवाहिकीन थे वो भी सामने आ गए। और अभी आज की आपको अगर मैं ख़बर दे दूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो लवाहिकीन हैं वो मार्च कर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं जस्टिस शहजाद मलिक के अगेंस्ट, और इनके हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर एक जो कंपेन है वो भी चल रही है इनको सिर्फ़ और सिर्फ बदनाम करने के लिए कि देखें जी ये जस्टिस शहजाद मलिक हैं जिनकी साहबजादी जो थी, और वो जो गाड़ी का मामला था जी कि मुबैना तौर पर 2 अफराद उससे जाबहक हुए, तो अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो ये अब उनके अगेंस्ट एक नया मामला खोला गया, लेकिन इसका भी उल्टा जो नुकसान है वो उन्हीं लोगों को ही हुआ जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपेन का आगाज़ होने से ना सिर्फ वो लोग मज़ीद एक्सपोज हुए हैं, बल्कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जो आप कहें मुजरिमाना खामोशी है, उस खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक जो जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस तरह से एहतजाज हो रहा है, और काजी साहब बिल्कुल खामोश हैं। खैर इतनी बड़ी बड़ी मुदाखलत हुई है, 6 जजेस ने लेटर लिख दिया, फिर बाद में भी लेटर्स आए, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा उन पर भी खामोश रहे, तो उनसे तो कोई उम्मीद खैर नहीं रखनी चाहिए थी कि वो इस मामले के ऊपर भी कुछ बोलेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि यही जो तमाम लोग या लवाहिकीन सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करें जस्टिस शहजाद मलिक के अगेंस्ट, और उनको करने भी दिया जा रहा है, अगर ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के अगेंस्ट एहतजाज करते तो क्या इन्हें एहतजाज करने दिया जाता? क्योंकि ख़ाली आम साइलिन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो एक फ़ैमिली सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसने एहतजाज किया था, क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था सुप्रीम कोर्ट से, और उनका कोई इस तरह से मामला भी नहीं था कि वो किसी जज के ख़िलाफ़ एहतजाज वगैरह कर रहे हो, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने
इंसाफ की खातिर एहतजाज कर रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से इंसाफ दिया जाए। और उन लवाहिकीन के साथ ये किया गया कि पुलिस का डाला आया और उन्हें डाले में उठाकर वो ले गया। तो जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कोर्ट के बाहर कोई इस तरह से आम साइलिन एहतजाज करते हैं तो उनके साथ ये सलूक होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि चीफ़ साहब के ख़िलाफ़ अगर एहतजाज होता तो फिर उनके ख़िलाफ़ कैसे एहतजाज होने दिया जाता। लेकिन जस्टिस शहजाद मलिक साहब के अगेंस्ट एहतजाज हो रहा है तो उनके अगेंस्ट बिल्कुल जो है वो कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनके ख़िलाफ़ अगर उनकी साहबजादी हैं या कोई भी है, किसी ने कोई ज़्यादती की है, कोई जुर्म किया है तो उसका इंसाफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो इंसाफ है वो होना चाहिए और कानून के कटहरे में सबको आना चाहिए और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि एक तो ये मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और दूसरा ये कि 2 साल के बाद इस तरह से सामने आना तो जो सवालात हैं वो तो फिर उठेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।